sclerosis. Systemic, it is characterized by the localized or diffuse thickening and fibrosis of the skin. आपने लोगों को देखा स्किन उसको जैसे स्क्लेरोडर्मा, स्किन खिंच जाती है, कनेक्टिव टिश्यू टाइट हो जाते हैं और उसकी जोड़ों की इन्वॉल्वमेंट, स्किन की इन्वॉल्वमेंट नहीं होती। वो कहता है fibrosis of the skin and systemic disease affecting the heart। और ये जो बीमारी है ये दिल को और लंग्स को और डाइजेस्टिव सिस्टम को भी इन्वॉल्व कर लेगी। बेसिकली उसकी बीमारी स्क्लेरोसिस की है। स्क्लेरोसिस होगा तो ये आप SLE होगा तो फिर भी आपके जहन में होगा, सर्जन भी होगा फिर भी आपके जहन में होगा कि ये जो बीमारियां इस बंदे की हुई हैं इसका सफ़र हार्ट की तरफ है। ये जो 5 बीमारियों का हमने जिक्र किया, ये अल्टीमेटली क्या करेगा, हार्ट पे जाके अटैक करेगा और बंदे को मारेगा। एक्सटेंसिव मस्कुलर डिजीज, कोलिजन, प्रोफरेशन एंड फाइब्रोसिस of the affective tissue are the important features. It cause ischemic damage, myocardial tissue, vascular stenosis, coronary artery damage, pericardial damage and damage to the conduction system of the heart. तो ये वो कंपैरेटिव स्टडी थी जो 5 देखें हार्ट का, इसीलिए कार्डियोलॉजिस्ट बड़ी मुश्किल से बनता है। सारे जो आपके स्पेशलाइजेशन के सब्जेक्ट हैं ना उनमें 2 सब्जेक्ट बड़े आम हैं और जिनकी जो है ना अक्सर फेल होते हैं वो लोग, और दोनों मेरे करीबी रिश्ते हैं। मतलब दिल का डॉक्टर भी मेरा बड़ा अच्छा दोस्त है और बच्चों के जो डॉक्टर मेरी अपनी बेटी है। तो ये बड़ी मुश्किल से इनको ना FCPS की डिग्री मिलती है कि बड़े कॉम्प्लिकेटेड इसमें। अब देखें 5 तो डिजीज़ ऐसी हैं सिर्फ हार्ट की जो ऑटोइम्यून से मुतल्लिक़ हैं। बाकी कंसल्टेटिव डिजीज़ को लगा लें जी, ASD है, VSD है, PD है, TG है, वो एक अलग कहानी है। फिर आपकी जनाब बाकी ज़िंदगी के लाइफ के जो स्टाइल ऑफ लाइफ है वो अलग मामलात हैं कि दिल क्यों ख़राब होता है आपको, और फिर दिल और बहुत सारे कोरिलेटेड ऑर्गन्स हैं। जैसे किसी का जनाब फेफड़ों का मामला है तो वो भी अगर आप वहाँ ब्लड जो है सही प्योरीफाई होके या वहाँ पंपिंग वापस नहीं होती तो वो उसकी वजह से भी हार्ट डैमेज होगा, गुर्दे की वजह से हार्ट डैमेज होगा, आपकी लिवर की वजह से हार्ट डैमेज होगा जब लिवर से, तो सारा बेसिकली फिर जाके प्रेशर हार्ट पे पड़ेगा। वो तो बड़ा बिग सब्जेक्ट है। हाँ जी, हाँ मैंने कोशिश ये की है कि मैं थोड़ा सा, क्योंकि लोग ये ना समझें कि होम्योपैथी जो है ना वो एक्विनाइट बेलाडोना का ही नाम है। होम्योपैथी, चूँकि होम्योपैथी की जो बेस है, होम्योपैथी की जो बेस है, जो होम्योपैथी जहाँ से शुरू हुई है वो सारे एलोपैथिक ज़्यादातर मैक्सिमम डॉक्टर थे, लिहाजा उनकी सबसे आगे काम बड़ा बीच में कोई 100 साल बड़ा ख़राब रहा है। हमने इसको रिवाइज़ किया है, हम फिर उसको वापस उस दौर में लेके जा रहे हैं कि यार ये वो सारे डॉक्टर थे। आप हेरोइन को देख लें, आप खुद अनिमन को देख लें, उस एज के सारे जो डॉक्टर थे, करीब करीब जो एज है वो सारे बेसिकली एलोपैथिक डॉक्टर थे, फिर कन्वर्टो को होम्योपैथी थे। हमने तो इसको बिल्कुल ही रिवर्स करके हमने कहा कि हमें ना एनाटमी की ज़रूरत है, हमें ना पैथोलॉजी की ज़रूरत है। वो कहते हैं हनीमन ने तो मटीरियल लिखा और ऑर्गेनल लिखी, वो अल्लाह के बंदे, वो एनाटमी फिजियोलॉजी तो खून में शामिल थी। तो हमें ये सबक दिया गया कि आपने बस मटीरियल मेडिका पढ़ना है और बस फ़िलासफ़ी भी किसी को ना किताब का भी नाम नहीं पता। वो 291 अफरोज़म तो दूर की बात है। अगर वो 291 अफरोज़म पढ़ता तो फिर उसको एनाटमी फिजियोलॉजी भी पढ़नी पड़ती, लिहाजा उसने तो वो पढ़े ही नहीं है। और मैं आपको बताऊं कि हमारे अगर 50,000 क्लिनिक है, 50,000 में 10 पे भी ऑर्गेनल नहीं पढ़ी होगी, पढ़ी नहीं होगी। नुस्खा दे दें मुझे, नुस्खा दे दें। और हमने ऐसी होम्योपैथी शुरू की है कि लोगों, अनपढ़ बंदे भी हमने डॉक्टर बना दिए हैं।
सुबह भी मुझे एक लाइव कॉल इंडिया से आई हुई थी, इसने बात मेरी उम्मीद ने कराई है। वो बंदा जो है वो अनपढ़ आदमी है, 100-150 बंदा देख रहा है लेक्चर सुन सुन के। तो ये बेसिकली बुनियादी तालीम अगर हमारे पास नहीं होगी, हम ऑटोम्यून्स को समझेंगे नहीं। 85 डिजीज़ हैं, पूरा एक तूफान, एक सब्जेक्ट पड़ा हुआ है जिसको किसी ने टच भी नहीं किया। 3 लाइनों लिखी हैं ऑटोम्यून डिजीज़ पे मार्फी ने, जो बहुत लेटेस्ट मटेरियल उसने रेपर्टरी लिखी है। पिछलों को तो बेचारों को दायरा काम लेटेस्ट होता रहा है, बात किसी ने इसको टच ही नहीं किया।